So let's start with the second chapter of IED, that is economic planning. Now everybody knows कि भाई planning का क्या मतलब होता है. When we talk about economic planning, children, we mean to say कि हमारी country को आगे बढ़ाने के लिए and regularly चलाने के लिए किस तरह की planning की जाए. तो किसी जमाने में economic planning के लिए government used to depend on what is called as 5 year plans. हिंदी में बोलते हैं पंचवर्षीय योजना. सर वाई 5 year 6 year क्यों नहीं होता था? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात अगर आप छोड़ दें तो चाहे सेंट्रल इलेक्शंस हो, यूनियन इलेक्शंस या स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो, गवर्नमेंट वंस फॉर्म्ड रन्स फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years. तो माना जाएगा कि 5 साल में जो भी काम इनको करना है ये प्लान के थ्रू करेंगे. गॉट इट क्लियर? बट ओवर द पीरियड ऑफ 5 year plans, over the period of 40-50 years, 12th 5 year plan जब तक बना, since 1951-52 से लेकर चिल्ड्रन, तो इट वाज थॉट कि यहाँ पे चाय नाश्ता ज्यादा किया जाता था, सिर्फ प्लान बनता था बट उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता था. तो प्लानिंग कमीशन का काम हुआ करता था 5 year प्लान्स को बनाने का. तो अब ये 5 year प्लान्स के लिए प्लानिंग कमीशन को खत्म करके थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और बना दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग. बेसिकली बेसिक डिफरेंस नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन जो 5 year प्लान्स बनाता था, इट वॉज की प्लानिंग कमीशन में जो हेड थे दैट वॉज द चेयरमैन और वो प्राइम मिनिस्टर थे. नीति आयोग में भी वही है. बट देयर आफ्टर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स का रिप्रेजेंटेशन प्लानिंग कमीशन में नेग्लिजिबल था. बड़े पढ़े लिखे महान एकेडमिशियंस का भी कंट्रीब्यूशन प्लानिंग कमीशन में नेग्लिजिबल था. बिजनेस कम्युनिटीज जो टॉप मैनेजमेंट बिजनेस इंस्टीट्यूशन है कंट्री में, रिलायंस हो गया, टाटाज हो गए, इनको भी प्लानिंग कमीशन का हिस्सा नहीं माना जाता था. बट नीति आयोग जब बना तो इट वाज ऑन टोटल प्रोफेशनल ग्राउंड्स. सारे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड ऑल, सबका पार्टिसिपेशन. देयर आफ्टर प्राइम मिनिस्टर तो भाई रहेंगे ऑब्वियस सी बात है. जितने बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उन सब के जो सीईओज और मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पे स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया जाता है. द ग्रेट एकेडमिशियंस, लर्नेड पीपल, जो एक्सपीरियंस पीपल होते हैं सो कॉल्ड फाइनेंस से, इकोनॉमिक्स से एंड बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड, उनको भी यहाँ पे मेंबर बनाया जाता है ताकि सब अपनी राय मशवरा दें कि दैट कंट्री के लिए क्या पॉलिसी बनाए जिससे कंट्री एज अ होल कुड डेवलप. तो समझ में आ गया सबको बेसिक बायोडेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग चल रहा है. So everybody knows what is economic system refers to an arrangement by which central problems of an economy are solved. अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन, तो सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आती थी? व्हाट टू प्रोड्यूस. टू टॉक इट मच मोर प्रोफेशनली, यहाँ पे व्हाट में दो चीजें आती थी, व्हाट एंड इन व्हाट क्वांटिटी इट इज टू बी प्रोड्यूस्ड. अगला क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट इज नोन एज चिल्ड्रन हाउ टू प्रोड्यूस. दो टेक्निक्स हो सकती हैं, एक कैपिटल इंटेंसिव, मोर ऑफ मशीन लेस ऑफ ह्यूमन लेबर, और दूसरी लेबर इंटेंसिव. इंडिया के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक सीम्स टू बी गुड बिकॉज ढेर सारी पॉपुलेशन को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा. और तीसरा और आखिरी सवाल हमारा हुआ करता था, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. भाई किसके लिए प्रोड्यूस करें? एफओपीज के लिए ही प्रोड्यूस करेंगे. ये थी तीन सेंट्रल प्रॉब्लम. बेसिक प्रॉब्लम की बात करें तो तीन और आ जाती थी. एक थी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये तीन सो कॉल्ड बेसिक प्रॉब्लम्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं. तो सेंट्रल में सिर्फ तीन और बेसिक में 6 आ जाती हैं. तो ये बात सबको समझ में आ गई. तो खैर ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है अपने क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में, तो इसका रेपिटेशन बहुत ज्यादा नीडेड नहीं है. टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करें, दैट इकोनॉमिक सिस्टम वेयर मेजॉरिटी रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर. द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट एज वेल एज टू हैव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. गवर्नमेंट का कोई भी सो कॉल्ड खास कंट्रोल बच्चों यहां पे नहीं होता है. गवर्नमेंट एक्ट्स ओनली लाइक अ वॉचडॉग. तो अब इनको क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो ये उन्हीं गुड्स को बनाएंगे जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी एंड उसी से इनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा. क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा करना है तो भाई चीपर टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी, और चीपर टेक्निक लेबर इंटेंसिव कभी हो ही नहीं सकती है. इट कुड बी ओनली एंड ओनली चिल्ड्रन कैपिटल इंटेंसिव. किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे भाई? जिनकी परचेजिंग पावर उन महंगे गुड्स को खरीदने के लिए होगी. अनलाइक कैपिटलिस्ट चिल्ड्रन, इसी का ऑपोजिट है सोशलिस्ट. ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट
एंड गवर्नमेंट का जो मोटिव है, इट इज नॉट प्रॉफिट मोटिव चिल्ड्रन, रादर इट इज वेलफेयर मोटिव। तो भाई क्या प्रोड्यूस करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और जो पुअर मासेस के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, नेसेसिटीज का प्रोडक्शन होगा। हाउ टू प्रोड्यूस, अगेन चिल्ड्रन लेबर इंटेंसिव टेक्निक को हम प्रायोरिटी देंगे, बिकॉज वी वांट वेलफेयर, और वो तभी आएगा जब मेजॉरिटी पीपल कुड बी एम्प्लॉयड। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अगेन जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होगी उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे, चाहे परचेजिंग पावर हो चाहे ना हो। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का सो कॉल्ड एडिशन लिख दीजिएगा। और अगर आप बात करें कि सर और कौन सी इकोनॉमीज कंट्री में या इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में बस यही तीन है। आप बात करें सो कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड ऑल दैट की, तो वहां पे आपको डिक्टेटरशिप, लजीज फेयर और ये सब भी मिल जाएगा, वो खैर हमारे मतलब का नहीं है। गॉट इट क्लियर? तो इंडिया इज प्रैक्टिकली अ मिक्स्ड इकोनॉमी चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई। अब लोग कहेंगे सर चाइना तो डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप अपने पॉलिटिकल रूल के अकॉर्डिंगली है वो भी एक तरह से मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही। बट चाइना ज्यादातर स्टार्टिंग में जो काम करता था चिल्ड्रन, दैट वाज सोशलिस्ट। गॉट इट क्लियर? ब्रिटेन इज आल्सो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो एज ऑफ टुडे वर्ल्ड की जितनी इकोनॉमीज हैं, मोस्ट ऑफ देम आर प्रैक्टिकली मिक्स्ड इकोनॉमिक। समझ में आ गया? बट चाइना काफी सोशलिस्ट काम करता था, गवर्नमेंट वहां पे सबसे ज्यादा इंटरफेयर करती थी हर बिजनेस में, ताकि कोई अनड्यू एडवांटेज उठा के बहुत रिच ना हो जाए। ओके, सो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्यों फॉलो किया? भाई ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में जो भी लीडर्स थे, जो उनका स्कूल ऑफ थॉट था, वो यही था कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे पाए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कंट्रोल कर पाए, ऐसा ना हो कि रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर, बट हो तो वही रहा है बेसिकली। सो इंडिया ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो फॉलो किया चिल्ड्रन, वो किसका फॉलो किया था? सोवियत रशिया का। गॉट इट क्लियर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जवाहरलाल नेहरू जी को सही नहीं लगता था। इनको लगता था कि भाई इससे कुछ लोग तो पैसा अच्छा कमा लेंगे, बट एवरेज इंडियन गरीब का गरीब ही रह जाएगा। सो दे स्विच्ड ऑन टू मिक्स्ड सिस्टम। So what is economic planning? By it is a process by which major economic decisions are taken on the basis of means and wants, और आप बोल सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो सबसे पहले देश चलाने के लिए बच्चों, गवर्नमेंट ने सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 को फॉलो किया, जिसमें आप बोल सकते हैं थ्योरेटिकली 99% या प्रैक्टिकली बोलूं 100%, all the productive enterprises were controlled by the government. Over the period of 7 to 8 years पता लग गया कि कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाए, तो 1956 में माइन्यूट थोड़ा सा कुछ सेक्टर्स को प्राइवेटाइज कर दिया। हिसाब किताब वैसा ही खस्ता हाल चलता रहा, और देश की असल तरक्की कब से नजर आनी स्टार्ट हुई चिल्ड्रन? 1991 से, जब मनमोहन सिंह जी को बागडोर दी गई कि भाई आप फाइनेंस संभाल लीजिए, तो उन्होंने इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल पे काफी ध्यान दिया, तब जाके इंडिया में आपको तरक्की नजर आई। तो आज का इंडिया जो आप देखते हैं बच्चों, इट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ 1991। खोपड़े में बात गई चलन, समझ में आ गया? चलिए, तो 5 ईयर प्लान वगैरह तो सब टाइम पास चीजें मैंने आपको बता दिया, अब ये चलते भी नहीं है, बट अगेन थोड़ा बहुत थ्योरी में पूछ लेंगे आपसे। तो अल्टीमेटली इनका गोल क्या था? द फर्स्ट गोल वाज ग्रोथ। कहने का मतलब स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, मशीनें वगैरह बहुत आए हमारी कंट्री में, सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग ये बहुत तेजी से बढ़े, इसीलिए रोड डेवलपमेंट पे काफी ध्यान दिया गया, और एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल मतलब जो मशीनें थी उनकी ज्यादा से ज्यादा हो, जिस वजह से कंट्री का जीडीपी बढ़े। व्हाट इज जीडीपी? आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्री में सेल होता है चिल्ड्रन, इट इज नोन एज व्हाट? जीडीपी। जीडीपी जितना ज्यादा होगा, नेशनल इनकम के हाई होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ये बात चिल्ड्रन सबको समझ में आ गई? कोई क्वेरीज किसी की? चिल्ड्रन एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरीज? कोई क्वेरीज नहीं है? नो सर। चलिए, सो शेयर ऑफ जीडीपी, अब ये सब तो पुरानी हिस्ट्री है, रटना ही पड़ेगा। 1990 तक चिल्ड्रन सर्विस सेक्टर का जो शेयर था, दैट वाज 40.59% मोर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट वाज फेल्ट कि भाई सर्विस सेक्टर ही ज्यादा पैसा कमा के देगा, एग्रीकल्चर सेक्टर उतना पैसा कमा के नहीं देगा। मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट किया गया बाय यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। एक जमाना था किसान सिर्फ बैल से ही सो कॉल्ड पूरी प्लॉइंग हार्वेस्टिंग करवाते थे, बट नाउ वी हैव ऑटोमेटेड मशीन्स एंड ऑल।
सोशल आउटलुक में थोड़ा सा चेंज हुआ। पहले माना जाता था कि भाई विमेन अगर हैं दे आर मेंट ओनली फॉर नर्चरिंग किड्स एट होम एंड फॉर चूल्हा चौका बर्तन, बट क्या आज ऐसा आउटलुक है? एब्सोल्युटली नॉट। सो अब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की। वी लिव इन अ मच मोर सिविलाइज्ड सोसाइटी, जहां पे जो जॉब स्केल मेल्स के लिए होगा वही फीमेल्स के लिए भी होगा। देन हमारे प्लान्स बात करते थे व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्फ रिलायंस, मतलब रिलायंस को सेल्फ ओन्ड कर लेंगे हम, रिलायंस कंपनी को। नो, सेल्फ रिलायंस का मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी। जमाना था खाना इंपोर्ट किया जाता था, बट सोचा गया कि कैसे अपना फॉरेन डिपेंडेंस कम से कम करें और फॉरेन इंटरफेरेंस भी कम से कम किया जाए। तो इसके लिए आपको इंडिया को बनाना पड़ेगा व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन मैन्युफैक्चरिंग हब। जमाना था 90s के आसपास या उससे थोड़ा सा पहले, लॉन्च हो गया कोई प्रोडक्ट जर्मनी में, पता लगा उसके 6 महीने 1 साल के बाद इंडिया में लॉन्च हो रहा है। बट आज कोई भी नई कार मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू अगर लॉन्च करते हैं या आईफोन लॉन्च होता है चिल्ड्रन, सेम डे उसकी लॉन्चिंग इंडिया में भी हो जाती है, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों की इनकम भी बढ़ गई। फॉरेन सेलर्स हैव फाउंड इंडिया एज अ न्यू मार्केट फॉर देयर स्टॉक सेल। इक्विटी, इसको शेयर कैपिटल मत समझिएगा, इक्विटी का मतलब वही हो गया सबका साथ सबका विकास। So it is important to ensure that benefits of economic prosperity that is gained should be availed by all sections. रईसों को भी बेनिफिट मिले और गरीबों को भी। फूड और हाउसिंग या एजुकेशन की बात करें चिल्ड्रन, तो आपने RTE सुना होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, प्रोवाइड्स अ राइट टू एवरी चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स टू हैव कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। अब ये नहीं कि कल सवेरे आपने स्कूल चले बोले एजुकेशन तो फ्री है, पैसा क्यों ले रहे हो। फॉर दोज हु आर अनेबल टू अफोर्ड दिस, जो गरीब बच्चे हैं, मतलब गरीब माँ बाप के बच्चे हैं। अब पता लगा आपके पापा रिटर्न फाइल कर रहे हैं 1 करोड़ की और आप RTI क्लेम कर रहे हैं, हो सकता है सर, ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। आपने पापा से कही आपको डिसोन कर दें कि मेरा इस औलाद से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने आप गरीब हो जाएंगे, तो आप RTI के तहत पढ़ सकते हैं। सिर्फ 8th क्लास तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ सकते। उसके बाद फिर आपको सो कॉल्ड फीस देनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे सर गवर्नमेंट ने पूरा इसको पोस्ट ग्रेजुएशन तक क्यों नहीं किया? अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो लोग अपना राइट क्लेम करेंगे, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चल कैसे पाएंगे? टीचर कोई गुरुद्वारे में जाके तो लंगर खाएगा नहीं, मंदिर में भंडारा तो खाएगा नहीं। समझ में आ गया? पता लगा फिर टीचर सड़क के किनारे कंबल ओढ़ के सो रहा है, सुबह वहीं से यूनिवर्सिटी चला गया पढ़ाने के लिए, तो नॉट पॉसिबल। फूड के लिए तो भाई गरीब किसानों को सस्ता राशन पानी, अनाज 1 रुपए किलो, चावल 2 रुपए किलो, गेहूं वगैरह दे ही दी जाती है। सर हाउस के लिए क्या किया गया? भाई हाउसिंग फॉर ऑल मोदी जी का सपना भी है, और जो EWS होते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो EWS हाउसेज होते हैं या वो जो LIG होते हैं, लो इनकम ग्रुप, वहां पे 2.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट अगर आप पे करते हैं तो आपको इंटरेस्ट का रिफंड आ जाता है लोन पे। कुछ जगह चीप हाउसिंग 10-12 लाख के 1 BHK 2 BHK घर गरीब लोगों के दिए जा रहे हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अराउंड 6 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट, 7 लाख कर रही है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट 3 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, और 2 लाख उस इंसान को कंट्रीब्यूट करना जो घर ले रहा है। इसके लिए भी पूरा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेक अ लोन जो ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आप पे कर दीजिए, मतलब महीने का 1500-1600 रुपए दीजिए और घर अपना आपका, जितने में आपको मोबाइल फोन नहीं मिलेगा, बट इट इज ओनली फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। समझ में आ गया? ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बढ़ जाए। सो इन सब चीजों के लिए चिल्ड्रन महालनोबिस कमेटी एक बनाई गई थी, और ये भाई साहब पैदा हुए थे 29 जून 1893 को। MCQ में डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, कैलकाटा में, अब उसको क्या बोलते हैं? कोलकाता। प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा में पढ़े और उसके बाद कैम्ब्रिज चले गए चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? 1946 में उनको ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाया गया। सर रॉयल सोसाइटी क्या करती? बढ़िया कपड़े पहनती थी? नहीं, पढ़े लिखे लोगों की एक टीम आप बोल सकते हैं। इंडिया में आपने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट सुना होगा, एक ब्रांच बच्चों इसकी कैलकाटा में है और एक शायद बेंगलुरु में या कहीं है। ये बी स्टैट एंड बी मैथ, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स का कोर्स कराते हैं। 4 ईयर का भी शायद है या 3 ईयर का है, एक बार देख लीजिएगा, 4 ईयर का है शायद। और उसके बाद आप हायर इंस्टीट्यूशन में रिसर्च करने के लिए स्टैब्लिश हो जाते हैं, और इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपको रिसर्च कराई जाती है। संख नाम की एक पत्रिका भी यहाँ पे छपती है, तो काफी पढ़े लिखे इंसान थे, और इन्होंने सो कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स को एक इंटरनेशनल फेम इंडिया में दिलाया। तो आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार
बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स कोर्स शायद सुन रहे होंगे, बट कोर्स इज वेरी गुड। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गए, अपना ये NSSO हो गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड बैंक के एज वेल एज WHO के जो डेटा कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, वहां पे इन लोगों को अच्छे जॉब्स भी मिलते हैं। तो ISI, वो पाकिस्तान का ISI मत समझ लीजिएगा, वो दूसरा है। ओके, सो कंट्रीब्यूशन क्या था भाई? सेकंड 5 ईयर प्लान से लोगों को समझ में आया कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग इन भाई साहब के विचारधारा पे अगर चलाई जाए तो देश की तरक्की ज्यादा होगी। तब तक ये ईयर 56-57 आ चुका था। समझ में आ गई बच्चों बात? बस आपको इससे ज्यादा इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा फेमस आजकल है नीति आयोग। खोपड़े में बात गई। चलिए, तो एग्रीकल्चर का हिसाब किताब क्या था ये तो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो नो नीड टू स्टडी है। प्रोडक्टिविटी वाज लो, ज्यादा से ज्यादा लोग लदे पड़े थे एक ही जमीन पे, बट वहां पे आउटपुट उतना ज्यादा नहीं था। तो मोर पीपल वर एम्प्लॉयड, बट क्या लैंड पे ज्यादा लोग काम करेंगे तो लैंड आउटपुट बढ़ा देगा? ठेंगा बढ़ाएगा। डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल वाज द ओनली सोर्स ऑफ इरिगेशन, और जिस साल बारिश अच्छी नहीं हुई सूखा पड़ जाता था। सूखा मतलब ड्राई चिली पनीर, नो, सो कॉल्ड ड्रॉट आ जाते थे, और लोग जो बोरोइंग करते थे लोग, वो वापस पे बैक नहीं कर पाते थे। पीपल यूज टू डू विच टाइप ऑफ फार्मिंग? सबसिस्टेंस, अपने लिए बस उगाते थे, और ब्रिटिशर्स ने सिखाया अपने साथ साथ कमर्शियल फार्मिंग करो, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करो ताकि आपको रेवेन्यू मिले। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती थी? एवरीबडी नोज, ऑक्स और ऑक्सन यूज किए जाते थे, उनकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती थी, या काम करते भी थे तो काफी पैसा उनको फीड करने में भी खर्च होता था। भाई फ्री में तो ऑक्स काम करेगा नहीं, बट क्या ट्रैक्टर को भी आप बिल्कुल ही खिलाएंगे? नो, दाना वगैरह कुछ देंगे नहीं, सिर्फ फ्यूल देना उनको। एंड देयर वर ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। जो किराएदार था काम तो वो करता था, वो चाहता था कि भाई मेजॉरिटी शेयर मेरे को मिलना चाहिए, और लैंडलॉर्ड क्योंकि प्रोटेक्टेड बाय ब्रिटिशर्स थे, एंड दे यूज्ड टू थिंक कि मेजॉरिटी शेयर हमको मिलना चाहिए, तो मैनी टाइम इनके झगड़े भी होते थे। लैंड रिफॉर्म्स हुआ करते थे उस जमाने में बच्चों, जहां पे आपको एक फिक्स अमाउंट ब्रिटिशर्स को थ्रू द जमींदार पे करना ही करना है, चाहे आपके जमीन पे खेती अच्छी हुई हो चाहे ना हुई हो। तो जब ब्रिटिशर्स चले गए, गवर्नमेंट ने सबसे पहला काम क्या किया? इन जमींदार को जमादार बना दिया। खोपड़े में बात हुई, जमींदार को जमादार बना दिया गया, इन सबको एबॉलिश कर दिया गया। तो जिन लोगों ने जमीन हथियाई थी उनसे जमीनें वापस लेकर ओरिजिनल ओनर्स को दे दी गई, और जिनके सो कॉल्ड दादाजी ने या पूर्वजों ने जमीनें दी थी वो लैंड उन्हीं के पास रह गए। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा क्लास 9-10 में फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, या आपने वो पढ़ा होगा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कि मान लीजिए आपके पास 2-3 एरियाज स्मॉल लैंड एक पर्टिकुलर जगह पे हैं, अलग अलग जगह पे दूर दूर हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो आपको एक बड़ा पीस ऑफ लैंड एक ही जगह दे दिया जाएगा ताकि 3 जगह आपको ट्रैवल ना करना पड़े। समझ में आ गया बच्चों में बात? चिल्ड्रन अंडरस्टूड? तो ओनरशिप राइट्स वर ग्रांटेड टू द टेनेंट्स, बट उन्हीं टेनेंट्स को दिए गए थे जिनकी जमीनें सो कॉल्ड हड़प ली गई थी। समझ में आ गया? गलत तरीके से। सो गोल ऑफ इक्विटी वाज स्टिल नॉट फुल्ली सर्व्ड। क्यों? क्योंकि ये जो लैंडलॉर्ड थे ये बड़े डोमिनेटिंग हुआ करते थे, ये अपने ही नौकरों को भेजते थे और बोलते थे कि गवर्नमेंट को अपने सामने सो कॉल्ड झुकाओ, गरीब साबित करो अपने आप को और जमीन ले लो उनसे, और वो जमीन अल्टीमेटली फिर किसके पास चली जाती थी? लैंडलॉर्ड के पास, दैट इज जमींदार के पास, बिकॉज दे न्यू दैट लॉ हैड वेरियस लूप होल्स। समझ में आ गई बात? तो मान लीजिए कि भाई मिस्टर एक्स एक जमींदार थे, इनके अंडर में ए, बी और सी 3 लोग जॉब कर रहे थे। अब जमीन सही में इस लैंडलॉर्ड एक्स ने जो हथियाई थी दैट बिलोंग्स टू मिस्टर बीज फैमिली। बी को पैसे की जरूरत पड़ी और एक्स ने इसको लेंडिंग कर दी, तो अब बी किसका कर्जदार हो गया? एक्स का। बट एक्स को तो लैंड मिल नहीं सकता था, तो बी को एक्स ने गवर्नमेंट के ऑफिस में भेजा कि भाई तुम गरीब हो, तुमको जमीन मिल जाएगी और जमीन लाके वापस मेरे को देता। सो टेनेंट्स वर इवन रिमूव्ड एंड जमींदार्स क्लेम्ड टू बी सेल्फ कल्टीवेटर्स। गॉट इट क्लियर? तो ओनरशिप मिलने के बाद भी मेनी अ टाइम चिल्ड्रन, इन गरीब किसानों का हाल कभी सुधरा था ही नहीं। समझ में आ गई बात? सो लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? आप जमीन को सीलिंग पे, छत पे टांग देंगे? नो, सीलिंग का मतलब रेस्ट्रिक्शन टू होल्ड above, over and above a fixed area of land.
तो सीलिंग का मतलब फिक्सिंग कर दी गई कि इससे ज्यादा लैंड एरिया आप कभी भी होल्ड नहीं कर सकते, एक लिमिट फिक्स कर दी गई। तो इस लिमिट से ज्यादा का लैंड अगर आपके पास होगा, व्हाट गवर्नमेंट विल डू, सीज करके ले जाएगी। तो गवर्नमेंट ने अगर फिक्स कर दिया कि कोई पर्सन अगर 100 रुपए कमा रहा है, तो खर्चा वगैरह करने के बाद भाई 70 से ज्यादा वो सेव नहीं कर पाएगा। और आपने पिछले 10 साल में अगर 1000 कमाए और आपके पास सो कॉल्ड चिल्ड्रन, आय से ज्यादा संपत्ति हो गई, कमाया 1000 और वेल्थ जनरेट हो गई 5000 की, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रेट डालेगी और आपकी इस तरह की संपत्ति को वापस ले लेगी। अंडरस्टूड दिस? बात समझ में आ गई? तो लैंड रिफॉर्म्स भाई केरल और वेस्ट बंगाल में तो काफी सक्सेसफुल हुए, बट बाकी जगहों पे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो सबको समझ में आ गई कहानी? हरित क्रांति नाम सुना होगा? आंसर, हरित क्रांति का मतलब क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन। सारे घरों में ग्रीन पेंट कर देंगे, सिर्फ ग्रीन कलर का ही वेजिटेबल खाया जाएगा, सिर्फ ग्रीन कलर का कुर्ता पजामा पहनेंगे। नो, फोकस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। गॉट इट क्लियर? कैसे? HYV, ऐसी क्रॉप्स से खेती करें जो 100 ग्राम क्रॉप कम से कम 10 किलो आउटपुट दे दे। पहले 100 ग्राम क्रॉप 2 किलो आउटपुट देता था। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो सारे स्टमक्स को फीड करने के लिए हमें आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। और शायद यही जमाना था जब लोगों को खाने पीने से भी कैंसर होने लग गया, बिकॉज यहाँ पे काफी इस्तेमाल किस चीज का किया जाने लग गया? अमोनिया फर्टिलाइजर का। गॉट इट क्लियर? सो इंडियन एग्रीकल्चर यूज्ड टू डिपेंड ऑन मॉनसून, और मॉनसून अगर नहीं है तो प्रोडक्टिव यूज्ड टू बी वेरी 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 लो। टेक्नोलॉजी एकदम आउटडेटेड होती थी। तो इन सारी बातों को कवर अप किया गया और सोचा गया एक नई क्रांति, एक नया सिस्टम लाया जाए, जिसको क्या बोलेंगे हम? हरित क्रांति के लिए। समझ में आ गया? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो खारिफ सीजन 1966, खारिफ क्रॉप जानते हैं ना कौन सी होती है? कौन सी होती है बताएंगे बेसिकली? और राबी कौन सी होती है? सिंपल एज दैट, राइसेस, पल्सेस एंड ऑल दैट। सो प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल क्योंकि HYV सीड्स काफी यूज हुई, इरिगेशन फैसिलिटीज वर गुड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड उस जमाने में तो यूज किया गया आउटपुट बढ़ाने के लिए, बट कुछ फार्मर्स को लगा अरे इंसेक्टिसाइड यूज करके आउटपुट बढ़ा है, और झोंक दो और झोंक दो। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, जब भी आपकी तबियत खराब हो तुरंत एंटीबायोटिक खा लिए, 5 साल बाद आपको एंटीबायोटिक भी असर नहीं करेगी। तो अगर डॉक्टर कह रहा है फीवर में 4 बार कैलपॉल की टैबलेट या सिरप ले लीजिए, आप कह रहे नहीं मेरे को 15 मिनट बुखार ठीक करना है, तो अभी तो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, बट कुछ साल के बाद एंटीबायोटिक असर ही नहीं करेगी। आपको सिर दर्द हो रहा है, गो टू स्लीप, वॉच लेस ऑफ टीवी, यूज लेस ऑफ इंटरनेट, नहीं 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 मैं डिस्प्रिन खा के ठीक कर लूंगा, 2 साल बाद डिस्प्रिन काम नहीं करेगी। तो उस जमाने में जरूरत थी, बट पेस्टिसाइड का इतना ज्यादा यूज हो गया कि लैंड की जो प्रोडक्टिविटी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसीलिए अगर आप मेजोरिटी अपने दादाजी की एज वाले लोगों को देखें तो शायद उनको चश्मा नहीं लगा होगा, बट आजकल छोटे 4-5 साल के बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। ऐसा नहीं कि टीवी ज्यादा देखते हैं, जो खाना पीना हमको मिल रहा है वो भी एकदम सो कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड नहीं मिल रहा है। समझ में आ गया? अमोनिया और फर्टिलाइजर यही सब खा रहे हैं हम सब। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? सो HYV सीड्स मेन रीजन फॉर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। तो अगर ये सीड्स ना होती, एक जमाना था हर फल सब्जी एक पर्टिकुलर सीजन में मिलता था। आज ऐसा होता है चिल्ड्रन? गोभी 12 महीने, मटर 12 महीने, तो 12 महीने उगता तो है नहीं। जब उगता है तब ढेर सारी वैरायटी उसकी डीप फ्रीजर में स्टोर कर लेते हैं, और खराब ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे, और कहीं ना कहीं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाए गए प्रिजर्वेटिव्स ही आपको नुकसान ज्यादा करते हैं। 30-35 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, ब्लड प्रेशर हैज बिकम अ कॉमन डिजीज, डायबिटीज तो बिना मिठाई खाए सबको हो जा रहा है। गॉट इट क्लियर? तो ये सब फर्टिलाइजर का कमाल है। समझ में आ गया? लौकी देखी होगी आपने बाजार में, इंजेक्शन लगा खूब बड़ी लौकी कर देते हैं। समझ में आ गया? केला हर समय, आम भी आपको मिलता है, तो आम अगर सीजन के ठंडी में आप आम खा लीजिए, कौन सा आम होगा? कोल्ड स्टोरेज डीप फ्रीजर वाला, नुकसान ही करेगा आपको। रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ गए फार्मर्स के पास, जिससे उनका ग्रीन रेवोल्यूशन थोड़ा ठीक हो गया। मतलब कहने का हरित क्रांति में आउटपुट बढ़ गया। सो 2 फेजेस में ये हिसाब किताब चला बच्चों। पहला फेज था 1960 से 1970 का। बच्चे कहेंगे सर 1947 में इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस, 13 साल लग गए। अरे पहले तो लड़ाई झगड़े निपटा रहे थे, फिर लोगों को घर वर दिलवा रहे थे, अब जाके ध्यान दिया 10 साल बाद। तो यहाँ पे जो बहुत रईस स्टेट्स थे चल रहे हैं, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सो कॉल्ड HYV सीड्स को यहाँ पे पहले यूज करना स्टार्ट किया गया।
जब लगा कि भाई इन स्टेट्स में आउटपुट बढ़ रहा है तो सेकंड फेज 70 to 80 का जो था, तब दूसरे स्टेट्स में इसको इस्तेमाल किया गया। आज भी ऐसा ही होता है, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज का, तरक्की हो गई तो दूसरी का लॉन्च कर देंगे। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेट्स का नाम याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा, पैट, पीएटी पैट, सीएटी कैट, बीएटी बैट, याद रहेगा। पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। टी से तेलंगाना मत लिएगा, नहीं तो नंबर तेल लेने चले जाएंगे आपके। ओके, so what is the important effect of green revolution by India achieved, children? सेल्फ सफिशिएंसी। एंड अगर पिछले 10 साल या और पहले की बात करें, हम काफी चीजों में वर्ल्ड में नंबर 1 एक्सपोर्टर भी हैं, शुगर, कॉटन एंड ऑल दैट, चिल्ड्रन। मार्केटेबल सरप्लस आ गया, मतलब अपना खाने पीने के बाद भी इंडिया में आउटपुट जो हुआ वो इतना ज्यादा हो गया कि सरप्लस हो गया, और इस सरप्लस को हम क्या करने लग गए, एक्सपोर्ट करने लग गए। बफर स्टॉक हो गया फूड ग्रेन्स तो, और पूरी की पूरी शॉर्टेज चिल्ड्रन खत्म हो गई। और जो लो इनकम ग्रुप थे उनको फायदा क्या हुआ, जब सप्लाई ज्यादा होगी फूड ग्रेन्स की इन कंपैरिजन विद इट्स डिमांड, व्हाट विल हैपन टू द प्राइसेस चिल्ड्रन, प्राइसेस विल गो डाउन। तो एक जमाना था, आई स्टिल रिमेंबर, मैंगो जब नया नया आता था 150 से 200 रुपए किलो होता था। आज कैसा होता है, आज पूरे सीजन में 80-90 से स्टार्ट होता है और 50-60 तक पूरे सीजन में बिकता रहता है। तो एवरीबडी इज एबल टू अफोर्ड एवरीथिंग। बट रिस्क क्या था भाई ग्रीन रेवोल्यूशन का, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोडक्शन था तो जो कीड़े भी लगते थे वो भी बहुत ज्यादा थे। अब बच्चे कहेंगे सर उसके लिए कीटनाशक पेस्टिसाइड यूज करें। घर में अगर आप हिट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे तो घर वालों की तबीयत भी ज्यादा खराब होगी। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। कोविड के केस में लोगों के घर में सैनिटाइजर खरीदे गए, 5-5, 10-10 लीटर के कंटेनर, और हर चीज में सैनिटाइजर स्प्रे किया गया, और मेरे को खराश चालू हो गई, क्योंकि भाई सैनिटाइजर आप घर में अगर स्प्रे कर रहे हैं तो कुछ पार्टिकल्स तो आपके गले में जाएंगे ही जाएंगे। फिर महीने 1.5 महीने बाद मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, अचानक से क्या हो गया भाई, कोविड का कोई सिम्टम है, कह रहे नहीं सैनिटाइजर का इस्तेमाल छोड़ दीजिए, सिर्फ हाथ में लगा लीजिए, वो भी सो कॉल्ड 90% अल्कोहल वाला नहीं, क्योंकि झट से उड़ जाएगा, 60-70% वाला, थोड़ा रिटेन करें ताकि कीटाणु ना जाए। समझ में आ गया। तो तब से जाके वो गले की खराश खत्म हुई। तो वही काम यहाँ पे भी है। तो कीटनाशक जितना ज्यादा आप यूज करेंगे, सब्जी में भी तो पड़ रहा है, आप कितनी सब्जी भी धो लीजिए बच्चों, कुछ ना कुछ इंपैक्ट रहेगा ही रहेगा। अब ये ना हो कि नंबर कम आए बोर्ड में तो मम्मी से बोल दें वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड वाला खाना खिलाई थी ना सर, बता रहे थे हमको, इसलिए बुद्धि कमजोर हो गई है। मोबाइल में बुद्धि पूरी चलती है, फेसबुक पूरा चलता है, पढ़ाई में मनुष्य बुद्धि कमजोर हो गई। सो फेवरेबल स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, बट अगेन चिल्ड्रन कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही होगा। उसके बाद बात आती है कि भाई ये किसानों को सब्सिडी दी जाए या ना दी जाए। आप किसी टैक्स पेयर से पूछिए शुड फार्मर्स बी गेटिंग सब्सिडी, वो क्या जवाब देगा, नो। और किसान से पूछें कि क्या आपको सब्सिडी दी जाएगी, वो बोलेगा यस। काहे सब्सिडी दी जाए, मेनी अ टाइम ये सब्सिडी जगह नाजायज फायदा करते हैं बच्चों, मिला पैसा किसी और पर्टिकुलर रीजन के लिए और इस्तेमाल करके किसी और रीजन के लिए। गॉट इट क्लियर। तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स कुछ देने हैं कि भाई HYV टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करते हैं, अगर आप साबित करिए कि आपने इन सीड्स को यूज किया है तो बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग में बड़ा चीट भी करते थे गवर्नमेंट को लोग। कुछ इकोनॉमिस्ट सब्सिडी के फेवर में है कि भाई अगर सब्सिडी दी जाएगी तो जो हमारा एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर है, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दैट इज उसकी इनकम बढ़ जाएगी। गॉट इट क्लियर। क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी फार्मर्स आर पुअर, ये गलत गलत लिखा है बच्चों किताब में, बट एग्जाम में यही लिखेंगे आप, क्योंकि फार्मर को अगर गरीब नहीं दिखाएंगे तो सरकार को वोट नहीं मिलेगा। तो एक जमाना था फार्मर्स गरीब थे, बट चले जाइए पंजाब, हरियाणा, आपको वहां पे एयर कंडीशन ट्रैक्टर्स नजर आएंगे, फार्मर्स के पास मर्सिडीज और BMW जैसी गाड़ियां हैं। क्या आप उन फार्मर्स को गरीब बोलेंगे, नो। तो गरीब कहाँ के फार्मर्स हैं, यूपी, MP और बिहार। इसमें बिहार के लिए मैं सही मानता हूं, क्योंकि भाई वो पथरीला इलाका है तो वहां पे उतना फर्टिलिटी लैंड की है ही नहीं। बट यूपी MP वाले बहुत चतुर हैं, सरकार से पैसा भी लेंगे और काम भी नहीं करेंगे। व्हाट इट क्लियर। तो सब्सिडी अगर एलिमिनेट कर देंगे तो रईस और रईस हो जाएगा, और गरीब और गरीब। और सब्सिडी असली में मिलती किसको है, सब्सिडी मिलती है चिल्ड्रन रिच फार्मर को, क्योंकि उसका हिसाब किताब जुगाड़ पानी बहुत सही होता है। पुअर फार्मर को बेचारे को सब्सिडी मिलती ही नहीं है। समझ गए बच्चों। तो इकोनॉमिस्ट आर मेनी अ टाइम्स अगेंस्ट सब्सिडीज। बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए
सर व्हाट इज दिस? प्राइसेस एक्ट एज अ सिग्नल। भाई अगर प्रोडक्ट का या किसी भी एग्रीकल्चरल आउटपुट का किसी भी चीज का प्राइस हाई हो गया, फॉर एग्जाम्पल, क्यों हाई हो रहा है? क्योंकि मार्केट में उसकी स्कैसिटी है। और स्कैसिटी क्यों है बच्चों? बिकॉज इट्स डिमांड इज हाई। तो पेट्रोल का एग्जांपल ले लीजिए, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल अगर महंगा हो गया तो पेट्रोल के साथ साथ डीजल भी महंगा होगा। फार्मर के लिए खेती करना विल बी एन एक्सपेंसिव अफेयर। तो जो भी एग्रीकल्चरल आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। और अगर मार्केट में लोग महंगे दाम पे उसको नहीं खरीद रहे हैं तो फार्मर इज गोइंग टू सफर लॉस बेसिकली। सो सब्सिडी ग्रांट करना डज नॉट अलाउ प्राइसेस to indicate the supply of good. For example, electricity and water are provided to the farmers at subsidized rate. आप तो घर में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है, उसके बेसिस पे पैसा देते हैं। गांव में पता है क्या होता है? 500 रुपए पर मंथ फिक्स्ड पेमेंट करना है। जितना भी इरिगेशन प्लांट, पंपिंग सेट चला लो। स्टार्टिंग में तो फार्मर समझ गया, बाद में घर में एसी लगवा दिया, उसी लाइन से जोड़ दिया उसको भी। तो अब यहाँ पे फार्मर्स को जो सब्सिडी दी जा रही है बच्चों, क्या ये उसके लायक है? एब्सोल्युटली नॉट। खोपड़े में बात गई। तो मेनी अ टाइम देयर इज अ रिस्क कि सब्सिडी से वेस्टफुल यूज होता है रिसोर्सेस का, ना कि जुडिशियस यूज होता है। अंडरस्टूड चलन? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 1950 से 1990 तक कैसा था? लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, दे वर द अचीवमेंट्स। 1950 टू 1990 तक जब ये सब्सिडी वगैरह बहुत ज्यादा दी जाती थी चिल्ड्रन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो जीडीपी में भी, टोटल कमाई में भी उसका हिस्सा बढ़ गया। और 65% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड वेयर चिल्ड्रन? इन एग्रीकल्चर। और वो मजबूरी थी। क्यों मजबूरी थी सर? क्योंकि 1991 में हमारी कंट्री में कॉर्पोरेट ज्यादा आए, तब जाके उन्होंने प्लांट, फैक्ट्रीज सेटअप किए, तब जाके ये बीपीओ सेक्टर एंड ऑल दैट, आईटी एंड ऑल दैट का इंपैक्ट ज्यादा हुआ। पहले इंडिया में गिने चुने बैंक्स थे, गिने चुने कंस्ट्रक्शन हाउसेस थे। आज जितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड फेमस कंपनी है, जैसे जर्मनी की बोर करके कंपनी है, 200 साल पुरानी कंपनी है, ये सब 91 के बाद इंडिया में आए हैं। डैम बनाना, सो कॉल्ड ब्रिज बनाना समुद्र के ऊपर या नदी के ऊपर, ये सब काम ये लोग करते हैं। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हुआ। पहले ये सब कुछ इंडिया में था ही नहीं। गॉट इट? मूविंग अहेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चिल्ड्रन, 5 ईयर प्लान्स ने काफी स्ट्रेस किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। बट किसकी इंडस्ट्री मजबूत हुई? नेताजी के रिश्तेदार की। क्योंकि जो फंड सैंक्शन होते थे वो नेताओं के रिश्तेदारों को उस जमाने में ज्यादा मिलते थे। एंड इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रीज वर वेरी लिमिटेड। कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट, ये आपने पढ़ा है चिल्ड्रन, ये ज्यादातर कहां पे होते थे? गुजरात, सूरत, मैंने आपको बताया था ना। और स्टील प्लांट वाज इन जमशेदपुर। एक जमशेदपुर में था, एक कोलकाता में था। ये बोकारो वगैरह को काफी बाद में सेटअप हुआ है। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास तो पैसा ही नहीं था, तो अल्टीमेटली who had to contribute for the growth and development of industrial sector children? Public sector. तो 1956 की पॉलिसी में काफी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्रमोट किया गया। गवर्नमेंट ने काफी अपना सेटअप लगाया, हैंड इन हैंड प्राइवेट सेक्टर को भी काफी प्रमोट किया गया कि भाई आप भी पैसा लगाइए, 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक कम टैक्स हॉलीडे देंगे, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट रियल ग्रोथ स्टोरी इज रिटन ओनली आफ्टर 1991 चिल्ड्रन। और उस जमाने में बस दो ही लायक परिवार थे, एक टाटा और आज तो अडानी और अंबानी है। कोई इंसेंटिव नहीं था प्राइवेट सेक्टर को। भाई भारत सरकार है, 10,000 करोड़ भी लगा सकती है, 20,000 करोड़ भी लगा सकती है, टैक्स से पैसा आ ही जाएगा। बट क्या सुनील भारती मित्तल जी एयरटेल में बहुत पैसा लगा पाएंगे? बिकॉज ही इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द रेवेन्यू, उनको कोई सरकारी रकम नहीं मिलनी। दैट्स वाई कोई इंसेंटिव तो था नहीं। बट जब गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलीडेज वगैरह देने स्टार्ट किए, भाई 5 ईयर्स तक आपकी कमाई पे टैक्स वेव्ड ऑफ होगा पूरा, अगले 5 साल 75% कमाई पे टैक्स दीजिएगा, उसके बाद और कम कमाई पे, एंड सो ऑन। तो सेक्टर यूज टू इंप्रूव। सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव किसके हाथ में था बच्चों? गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर कहां से सोशल वेलफेयर करेगा भाई? उसको तो जो पैसे मिल रहे हैं उसी में से सैलरी देनी है। तो 48 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो सिर्फ समझ लीजिए कॉपी के ऊपर का कवर था, जो देखने में बहुत बढ़िया था बट अंदर एकदम नील बटे सन्नाटा। तो एफर्ट किया गया और 8 साल बाद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया चलन? 1956 में। इसकी डेट याद कर लीजिएगा, 30 अप्रैल 56 में नया आईपीआर बना। इसमें इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया बच्चों। शेड्यूल ए
यहां पे सो कॉल्ड 17 इंडस्ट्रीज थी। आर्म्स एंड एम्युनिशन फर्स्ट, एटॉमिक एनर्जी सेकंड, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज थर्ड, एयरक्राफ्ट ऑयल, रेलवेज एंड शिपिंग, ये कम्युनिकेशन रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड हो गया ना। ये चार गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास रहेंगी। गॉट इट क्लियर? 17 में ढेर सारी थी, बट ये चार प्राइमरी थी और ये हमारे पास रहेंगी। बाकी आपके पापा मेरे मौसा जी चाहे तो बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा शेड्यूल आया, इसमें 12 इंडस्ट्रीज थी। यहां पे प्राइवेट सेक्टर को खुली छूट दी गई। तो याद रखिएगा बच्चों, शेड्यूल ए सो कॉल्ड कौन चला सकता था? ओनली एंड ओनली इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट। और ये कितनी थी? 17। इज दैट क्लियर? किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 12th। इज दैट क्लियर? और आप कॉमर्स सेक्शन के स्टूडेंट होंगे तो बायो सेक्शन वाले भी होंगे। समझ में आ गया? तो 12th बी वाले भी आपकी क्लास में आ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर। तो 3 क्लासेस याद रखिएगा, ए बी सी। ए में 17, बी में 12, और बाकी जितनी रिमेनिंग बची वो कहां चली गई? सी में। इसमें चलता था पीपीपी मॉडल। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये शब्द अभी कॉइंड हुआ है 2000 के बाद से, बट था उस समय से ही। तो शेड्यूल ए में 17 थी, जिसमें मेन ये 4 थी, जिसपे कंट्रोल किसका था? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का। शेड्यूल बी में 12 थी इनके अलावा, जो प्राइवेट सेक्टर सेटअप कर सकता था। गॉट इट क्लियर? और शेड्यूल सी दोनों लोग सेटअप कर सकते थे। खोपड़े में बात गई? क्या हो गया सर? शेड्यूल बी का होता है ना? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मेरे को वही कंसेप्ट कुछ लग रहा था। हाँ सॉरी चिल्ड्रन, मैं अपनी बात को वापस ले रहा हूं। बी में बोथ था। आई रिपीट, बी स्टैंड्स फॉर बोथ, ऐसे पढ़ लीजिएगा इसको। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। समझ में आ गया? तो बी स्टैंड्स फॉर बोथ बेसिकली। समझ में आ गया? तो ए ओनली फॉर गवर्नमेंट, दैट इज पब्लिक सेक्टर, बी फॉर बोथ, एंड सी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। समझ में आ गया? आज की अगर आप बात करें चिल्ड्रन, आईपीआर 1991 के तहत सिर्फ ये 4 को छोड़ दीजिए। डिफेंस, दैट इज आर्म्स एंड एम्युनिशन चिल्ड्रन, इसमें भी सो कॉल्ड प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो चुका है। फर्स्ट डील हमारी वो जो राफेल की हुई थी, जिसमें रिलायंस डिफेंस ने काम किया था। सेकंड इज एटॉमिक एनर्जी, थर्ड इज रेलवेज, और चौथा अपना हेवी एंड कोर इंडस्ट्रीज। रेलवे में भी अप टू अ लार्ज एक्सटेंट, वो तेजस ट्रेन एक प्राइवेट वाली आजकल चल रही है, वंदे भारत में भी पूरी केटरिंग एंड ऑल दैट चिल्ड्रन जो है वो प्राइवेट कंपनीज की ही है। ओके, तो बस और 10 साल रुक जाइए, ये सो कॉल्ड सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ वॉचडॉग की तरह काम करेगी। हर चीज का लाइसेंस आपको लेना पड़ता था। इधर यू वांट टू सेट अप अ न्यू इंडस्ट्री, या एग्जिस्टिंग को एक्सपैंड करना है, या इवन शर्ट की फैक्ट्री लगाई थी अब पैंट भी बनानी है, जो लाइसेंस लेके आओ। तो ओल्ड पॉलिसी जो चलती थी वो किस पे चलती थी चिल्ड्रन? LPQ। एल स्टैंड्स फॉर लाइसेंसिंग, पी स्टैंड्स फॉर प्रोहिबिशन, क्यू स्टैंड्स फॉर कोटा सिस्टम। अब ये पॉलिसी जो नई आ गई बच्चों, दैट फोकसेस ऑन LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट दिया करती थी, और अगर आप बैकवर्ड सेक्टर में, जहां पे बच्चों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, वहां पे अगर आप फैक्ट्री सेटअप करेंगे, 10 साल 20 साल के आपको टैक्स हॉलिडे दिए जाएंगे, कि आपको टैक्स पे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गॉट इट क्लियर? यहां पे ही बच्चों चाइना से हम पीछे पिछड़ गए। स्मॉल स्केल को उन्होंने सही में फायदा दिया, हमने स्मॉल स्केल को फायदा नहीं दिया, क्योंकि हमारे नेता जो हैं वो टॉप बिजनेसमैन से घूस खा लिया करते थे उस जमाने में, 90s के पहले चिल्ड्रन। और जब वो घूस खाया करते थे तो वो अगेंस्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चाहते थे। आपने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा, भी रिवीजन में आएगा, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। तो वहां पे गवर्नमेंट बोलती थी चाइना में अपने कोर्टयार्ड में एक छोटा सा सो कॉल्ड प्रोडक्शन सेंटर, फर्नीचर बनाने का कारखाना लगा लीजिए, और हमारे यहाँ कोई छोटी सी ढाबली लगा ले, चाय की टपरी लगा ले ताज के सामने, तो तुरंत पहुंच जाएंगे गवर्नमेंट के पास, देखो भाई हमारा धंधा नुकसान कर रहा है। तो भाई वो ADA वाले, PDA वाले, XYZ वाले, डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले उसका भैया बिस्तर समेट देंगे। समझ में आया? समझ में आया चिल्ड्रन? सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था, एंड दे वर चिल्ड्रन व्हाट? लेबर इंटेंसिव। दे नीडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स, क्योंकि बिग फर्म्स इनको नुकसान पहुंचाती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, रिजर्वेशन कर देते हैं, कुछ चीजें सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगे और कुछ लार्ज स्केल। अब इसमें लार्ज स्केल वाले बड़े चतुर निकल गए। मान लीजिए XYZ लिमिटेड बिलोंग टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री,
इन्होंने पी एंटरप्राइजेस करके अपनी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल दी, गवर्नमेंट से बेनिफिट भी दिलवा दिए और प्रॉफिट सीधे अपनी जेब में आ गया। बात समझ में आई चलन? कंसेशंस दिए जाते थे इनको। एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन चिल्ड्रन, ये गवर्नमेंट इनसे कम चार्ज करती थी। बैंक लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता था, बट द अमाउंट ऑफ ब्राइब वाज वेरी हाई। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, अमंग द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ट्रेड पॉलिसी। बच्चों ट्रेड पॉलिसी का मतलब यहां पे होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आज भी गवर्नमेंट बोलती है, उस समय बोलती थी, मोदी जी तो आजकल खूब खुल के बोल रहे हैं, शादी ब्याह करना है हिंदुस्तान के अंदर करो, घूमने जाना है मालदीव्स और मलेशिया मत जाओ, कहां जाओ, लक्षद्वीप। गए थे, मेरे को कॉल भी किए थे, मैंने कहा नहीं बच्चों की रिवीजन क्लास चली, मैं नहीं जा पाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा चीजें जो आप एक्सपोर्ट करते हैं करते रहिए, और जो इंपोर्ट करते हैं उनका प्रोडक्शन कंट्री के अंदर ही करिए। इसी को बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, की कंट्री के अंदर चीजों को बनाइए जिससे यहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। समझ में आ गया बच्चों? तो बेसिक एम क्या था, यहां से बनाओ बाहर बेचो, एक्सेलेंट, बट जो बाहर से खरीद रहे हो खरीदो मत, यहीं बनाओ। चाइना का मॉडल देखिए, गणपति आते हैं, गणेश चतुर्थी के पहले लोग घर में कोई 4 दिन के लिए लाता, कोई 10 दिन के लाता है, हैसियत अनुसार जितने दिन भगवान की सेवा कर पाए। तो वो छोटे वाले गणपति 500 के वो भी चाइना में बनते हैं, और जो 5 लाख के हैं वो भी चाइना में बनते हैं। दीपावली में जितना लाइटिंग एंड डेकोरेटिव मटेरियल, आजकल तो हल्दी वल्दी बड़े सो कॉल्ड शानो शौकत से होती है लोगों की शादियों में, वो स्टिकर और वो जो आता है लिखा हुआ हल्दी मेहंदी एंड ऑल दैट, ये सब कुछ कहां से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। कुछ दिन में कॉन्स्टिट्यूशन ना चाइना का चला है। तो इंडिया ने क्या सोचा कि भाई जो हम बना सकते हैं वो बना के दूसरे को बेचें, जो हम किसी से खरीदते हैं वो खुद बनाए। चाइना कह रहा है जो दूसरा इस्तेमाल कर रहा है हम उसको भी बना देंगे। तो चाइना में गणेश चतुर्थी तो होती नहीं है, बट गणपति की मैन्युफैक्चरिंग वहां होती है, मूर्ति की। समझ में आ गई बात चलन? समझ में आ गई? गवर्नमेंट ने यहां पे सिर्फ और सिर्फ सीखा टैरिफ, टैक्स बढ़ा दो, इंपोर्ट पे कोटा लगा दो। 400 करोड़ से ऊपर का इंपोर्ट एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को 1 साल में करने देंगे, उससे ऊपर नहीं करने देंगे, कोई बात नहीं, बाकी स्मगलिंग से आएगा सामान, आएगा तो है ही है। व्हाट इट क्लियर? तो इस बेवकूफी से अच्छा अगर ये बोला जाता व्हाट अदर कंट्रीज रिक्वायर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट, तो जब आप ये काम करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। गॉट इट क्लियर? चलो समझ में आ गया व्हाट इज टैरिफ एंड कोटा? टैरिफ का मतलब ज्यादा टैक्स लगाना, कोटा मतलब अमाउंट फिक्स कर देना, इससे ऊपर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। समझ में आ गया बच्चों? तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों करना पड़ा? ताकि फॉरेन कंपटीशन से हमें प्रोटेक्शन मिले और हमारे इंपोर्ट्स काफी हद तक चिल्ड्रन कम हो जाए। आईफोन काफी ब्लैक मार्केट से इंडिया के अंदर आता है। सर कैसे? वो यूएस में जब सेल वगैरह लगती है ना, क्यों? क्योंकि 40% प्राइस में डिफरेंस है। क्यों 40% डिफरेंस है? 22% तो जो पार्ट्स इंडिया में उसके आते हैं बनाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी, और 18% गधा समोसा टैक्स। समझ में गया? इसलिए वहां से सो कॉल्ड स्मगलिंग होके आता है यहाँ पे। समझ में आ गई बात चलन? कोई क्वेरी किसी की? चिल्ड्रन एनीबडी हैविंग एनी क्वेरीज? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक क्रिटिकल अप्रेजल है, जीडीपी का प्रपोर्शन चिल्ड्रन 11.8% 1950-51 में था, और ये बढ़ के कितना हो गया 24.6%। ये डेटा जरा अंडरलाइन कर लीजिए। तो 11.8% था 1950-51 में, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के वजह से शायद हो गया 24.6%। अब हर चीज पॉलिसी पे डिपेंड नहीं करती है, पॉलिसी के एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करती है। आपने पॉलिसी बना दी, स्मगलिंग पे कोई रोक ही नहीं है आपकी, तो ऑब्वियस सी बात है क्या देश में जीडीपी ग्रोथ रेट होगा चिल्ड्रन? नहीं होगा। तो पॉलिसी के साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। 6% एनुअल ग्रोथ रेट था लगभग इस पीरियड में। आजकल अगर 2024 की मैं बात करूं चिल्ड्रन, तो ग्रोथ रेट अभी पिछले क्वार्टर का जो रजिस्टर हुआ इट इज अराउंड 7.1 to 7.6%। इंडियन इंडस्ट्री वाज नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट चिल्ड्रन। मशीनें बनानी भी हमने स्टार्ट कर दी थी, और काफी डाइवर्सिफिकेशन 1990 तक आया, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? पब्लिक सेक्टर की वजह से। और काफी कंपनीज उस समय भी इंडिया में आ चुकी थी चिल्ड्रन, बट उतनी फ्लडेड नहीं आई थी जितनी 1991 के बाद आई। क्योंकि 1991 की स्टोरी सबको पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि भाई मनमोहन सिंह जी को भेजा गया था और सोना गिरवी रखने की नौबत आ चुकी थी।
अब उन्होंने सोचा कैसे फॉरेन कैपिटल लाया जाए, तो कंपनीज को बोला भाई 20 साल का टैक्स हॉलिडे। अब कुछ लोगों ने उनको सो कॉल एडवोकेट भी किया, अगेंस्ट गए, सरदार जी दिमाग खराब हो गया क्या, 20 साल का टैक्स हॉलिडे देके चले आए हो, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, कमाई कहां से होगी। मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं मैं बेवकूफ नहीं हूं, कंपनी टैक्स नहीं देगी ना अपने प्रॉफिट पे, एम्प्लॉइज को जो सैलरी देगी उस पर तो टैक्स मिल ही जाएगा। तो अगर किसी कंपनी का मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है चिल्ड्रन, उसने 70 करोड़ सैलरी बांट दी, तो कितना नेट प्रॉफिट बचा, चलिए ठीक है 30 करोड़। मान लेते हैं कि भाई हमको 30 करोड़ पे टैक्स नहीं मिलेगा, बट 70 करोड़ पे तो टैक्स मिल जाएगा। समझ में आ गया। टैक्स रेट अगर हमने 30% लेना है कंपनी से, ना मिले 30%, 70 करोड़ रुपए कुछ तो मिलेगा, ऐसे कितना टैक्स मिलता था, जीरो। और जब लोग एम्प्लॉयड होंगे तो डेकॉइटी, चोरी चकारी, ये सब भी कंट्री में कम हो जाएगा। और 2-4 KFC जैसे जब इंडिया में आते हैं ना, तो 5-10 उसकी कॉपी करके अपनी दुकानदारी चालू कर देते हैं। इज दैट क्लियर। तो जैसे KFC फ्राइड चिकन है, वैसे हो गया प्रतापगढ़ फ्राइड चिकन, समझ में आ गया, महाराष्ट्र फ्राइड चिकन, ये सब भी बन जाएगा। समझ में आ गई बात। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को काफी प्रमोशन दिया गया, काफी अपॉर्चुनिटीज दी गई। प्रोटेक्शन फॉरेन कंपटीशन से कैसे दिया गया भाई, अगेन पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ऑटोमोबाइल कंपनीज को बोला गया कि भाई इंडिया में प्लांट लगाओगे तो ठीक, बाहर से होंडा गाड़ी अगर आएगी तो 175% की इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी उस पर। तो 10 लाख की गाड़ी इंडिया में 25-27 लाख की पड़ा कर दी थी। तो होंडा ने सोचा भाई ऐसे तो 5-10 गाड़ी साल भर में बेच पाएंगे, इंडिया में प्लांट लगा ले तो कम से कम 2000 गाड़ी बेच पाएंगे। गॉट इट। चलें आगे चलें। तो कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स आवर प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एज लॉन्ग एज रिच नेशंस टू डू सो। कहने का मतलब, इस लाइन को फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट वी शुड प्रोटेक्ट आवर प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एज लॉन्ग एज द रिच नेशंस टू डू सो। कहने का मतलब अगर इंडिया में पतंजलि को प्रोटेक्ट करना है नेस्ले से, तो नेस्ले के इंपोर्ट्स पे ज्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा। वही काम यूएस भी करेगा। यूएस नेस्ले को प्रोटेक्ट किससे करेगा, पतंजलि से। इंडिया पतंजलि को किससे प्रोटेक्ट करेगा, नेस्ले से। तो वो भाई वहां पे नेस्ले को टैक्स एग्जेम्प्ट करेंगे, पतंजलि पे टैक्स ज्यादा लगाएंगे हम लोग, नेस्ले पे ज्यादा और पतंजलि पे कम। गॉट इट क्लियर। बट अगर नेस्ले इंडिया के अंदर अपना प्लांट खोल ले तो हमें कोई एतराज नहीं है। पतंजलि रामदेव बाबा न्यूयॉर्क में एक प्लांट लगा लें तो बिड्डू भाई को कोई नुकसान नहीं होगा। बिड्डू भाई मतलब जो बिडेन साहब। लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज अ प्रॉब्लम, बट अगेन कुछ लोगों ने इसको मिसयूज किया। पहले क्या होता था बच्चों, न्यूज़पेपर कंपनी अगर आप खोलें, न्यूज़पेपर छापने की मशीन लगाएं, तो सरकार पेपर पे काफी सब्सिडी देती थी और लोग फर्जी न्यूज़पेपर हाउस का रजिस्ट्रेशन कराते थे, पेपर लेकर बाजार में भेज देते थे सस्ता। तो सरकार ने तो सस्ता पेपर दिया न्यूज़पेपर छापने के लिए, ताकि आप कंट्री में अवेयरनेस ऑफ न्यूज क्रिएट करें। लोग कॉपी बना बना के बेचने लग गए उससे। बड़े कलाकार टाइप के लोग थे हिंदुस्तान में। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इन लाइसेंसेस का चिल्ड्रन काफी मिसयूज करते थे। मेनी अ टाइम्स गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर आपका 1 करोड़ तक का आउटपुट है तो आपको लाइसेंस मिलेगा एग्जेम्पशन का, वरना नहीं मिलेगा। अब मेरा टर्नओवर तो 10 करोड़ का था, क्या मेरे को लाइसेंस मिलेगा, नो। तो मैं 10 करोड़ का टर्नओवर दिखाऊंगा नहीं, मैं अपनी सो कॉल्ड कंपनी को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। तो हर मेरा पार्ट, हर मेरी छोटी कंपनी कितना प्रोड्यूस कर रही है, 1 करोड़, लाइसेंस मेरे को मिल जाएगा। फिर मैं एज अ बिग कॉर्पोरेट छोटे लोगों को सताऊंगा। इट वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, लाइसेंस लेना तो दूर की बात है। 1990 के आसपास बैंक में अगर अकाउंट भी खुलवाना होता था तो पहले आपको 2 जोड़ी बाटा की रबड़ की चप्पल खरीदनी पड़ती थी, इतना पैर घिसवाते थे, ये कागज ले आओ वो कागज ले आओ। और आज गलती से एक मिस्ड कॉल दे दीजिए, जब तक फोटो पे हार ना टंग जाए तब तक ये बैंक वाले, इंश्योरेंस वाले आपको छोड़ते ही नहीं। पब्लिक सेक्टर का रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था। भाई गवर्नमेंट सपोर्टेड कोई भी होगा तो रिमार्केबल कंपटीशन मतलब कंट्रीब्यूशन रहेगा ही रहेगा। एंड दे हैड मोनोपोली, ये गलत लिखा है, इन सर्टेन एरियाज, आई कैन नेम एग्जैक्टली इन एवरी एरिया। ईदर इट बी इंश्योरेंस, एक था LIC, ईदर इट बी रेलवेज, एक था चिल्ड्रन इंडियन रेलवे, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, सब कुछ गवर्नमेंट के पास था। टेलीकॉम सिर्फ एक हुआ करता था, DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो आज क्या बन गया बच्चों, भूल से ना लेना, भारत संचार निगम लिमिटेड। अब इनका कंपटीशन एयरटेल और जियो से है तो हालत टाइट है इनकी। Precious funds of public sector were channelized into areas where private sector could have been easily engaged। अब ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने बेवकूफी भी की, जहां पे प्राइवेट सेक्टर को कम पैसे पे हम अपग्रेड कर सकते थे, वहां पे गवर्नमेंट ने अपना पैसा लगाया।
उस पैसे को कहीं और यूज किया जा सकता था। तो मेनी पब्लिक सेक्टर फर्म्स आल्सो इनकर्ड ह्यूज लॉसेस। व्हाई? क्योंकि इनके एम्प्लॉइज अपने आप को क्या समझ लेते थे? सरकारी दामाद। समझ में आ गया? सुबह गए, अटेंडेंस की पंच, दिन में किया लंच, शाम को किया फिर अटेंडेंस पंच और घर चले गए। 5 बजे ऑफिस छूटना है, 4 बजे से झोला झांगड़ी पैक होना चालू, बीच में 1 घंटे का ब्रेक है, लाई चना खाने चले गए। आज गवर्नमेंट ऑफिस में सब काम नहीं होता है, पहले बहुत हुआ करता था। सो ये मोनोपोली काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी की है, इसलिए गवर्नमेंट ने 91 की पॉलिसी में ये मोनोपोली पूरी तरह से बच्चों कर दी समाप्त। समझ में आ गई बात? तो पीपल अंडरस्टूड द कंटेंट चिल्ड्रन। तो एग्रीकल्चर सेक्टर सेल्फ सफिशिएंट हो गया, जमींदारी सिस्टम पूरी तरह से निपट गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखा गया और परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। और अभी तो पीछे मोदी जी ने एक भाषण दिया था पिछले साल, और ये बोला कि जितनी भी पीएसयूज हैं इनको अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए 70% रेवेन्यू खुद जनरेट करना पड़ेगा। वील कंट्रीब्यूट ओनली 30%, और नहीं कर पा रहे दुकान बंद कर दो, प्राइवेट सेक्टर को भेज देते हैं आपको। ट्रेड सेक्टर में इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी थी, इसमें थोड़ा हम पीछे रह गए और मेरे को लगता है हमेशा पीछे ही रहेंगे जब तक थोड़ी बहुत फास्ट पॉलिसी नहीं आएगी। अभी एक डिसीजन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अगस्त के मंथ में बड़ा अच्छा लिया था। 65% इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के जो इंडिया में इंपोर्ट्स देखे गए चल रहे हैं वो सिर्फ लैपटॉप और आईटी प्रोडक्ट्स से थे, जिसपे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कि जो कंपनीज इंडिया में लैपटॉप की असेंबलिंग करती हैं अब उनको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करनी है। अर्लियर दे यूज्ड टू कंप्लेन कि जो चिप है सर्किट बोर्ड वो इंडिया में नहीं होता है, बट अब इंडिया में सर्किट बोर्ड बनना स्टार्ट हो चुका है। व्हाट इट क्लियर? तो ये इंडस्ट्री अभी काफी बूम करेगी और लैपटॉप के प्राइसेस आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन की वजह से जो बढ़ने हैं अब वो नहीं बढ़ेंगे, कि इन्फ्लेशन की वजह से जितना बढ़ेगा इंपोर्ट ना करना पड़े उस वजह से उसकी प्राइस कम रहेगी, क्योंकि अब उस इंपोर्ट पे टैक्स नहीं चार्ज होगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी बच गई और इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो अल्टीमेटली अगले 4-5 साल में आपको आईटी प्रोडक्ट्स और सस्ते मिलेंगे। 2026 से एप्पल भी अपना प्रो, गैलेक्सी, अल्ट्रा एडवांस जो मॉडल्स हैं सब इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, और आईफोन का प्राइस वही रहेगा जो यूएस में है। तो अब यूएस से आईफोन खरीद के 2-3 साल बाद लोगों को नहीं लाना पड़ेगा। समझ में आ गई कहानी चल रहा? आई होप सो आई वॉज नॉट वेरी फास्ट। अगर ऐसा कुछ फास्ट लगे तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, कमेंट लिख दीजिएगा। जो बच्चे लायक संतान है माँ बाप की वो लाइक कर दें। अब ये तो बोलूंगा नहीं हनुमान जी के भक्त हैं तो लाइक करें, और पाकिस्तान को अंगूठा दिखाते हैं तो कमेंट करें, ऑल दैट न्यूसेंस। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक। चलिए, कोई क्वेरी है किसी के? चलन, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।